जय हिंद दोस्तों। 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पहले भी 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2019 के करंट अफेयर्स के। और आज के इस तीसरे पार्ट में जो कंटेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंटेंट्स इस प्रकार हैं। जैसे न्यायिक मामले, सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया वो श्री राम जन्मभूमि पर जो फैसला लिया गया 2019 के नवंबर में वह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित विधेयक पास किया गया उसके बारे में कि किस तरीके से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना जरूरी है। फिर आएगा विधायकी मामला, तो विधायकी मामले में भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सोच रहे हैं आपको यह बता दें कि यह न्यायिक मामला और विधायकी मामला यह दोनों है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों आखिर जरूरी क्यों है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि भारतीय लोकतंत्र का आधार जो है वो 3 स्तंभ है। कितने? 3 स्तंभ उसके आधार हैं। तो पहला है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, द यूनियन एग्जीक्यूटिव या द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सभी लोग किस में आते हैं? तो कार्यपालिका में आते हैं। फिर होता है विधायिका। ठीक, विधायिका। अब ये जो विधायिका आप देख रहे हैं, यही विधायिकी मामले जो हैं वह सब विधायिका से ही संबंधित है। विधायिका मतलब कि अगर संघीय आप कहेंगे यानी यूनियन से रिलेटेड तो वह होगा संसद, पार्लियामेंट, और अगर स्टेट से रिलेटेड देखेंगे तो वह क्या होगा? विधानमंडल। ठीक, यह है विधायिका। और यहाँ पे होता क्या है? तो जो भारतीय संविधान में, संसद में क्या होता है? तो जो भारतीय संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी अनुच्छेद, जितने भी आर्टिकल या जितने भी विधि लिखे गए हैं, जो विधि निर्माण हो चुका है उसमें संशोधन करने के लिए, ठीक, संशोधन करके फिर एक्ट बनाने के लिए, संशोधन करके फिर एक्ट बनाया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे संसद में किया जाता है। इसमें पहले लोकसभा या राज्यसभा से पहले पास करा दिया जाता है किसी भी बिल या प्रपोजल को। उसके बाद राष्ट्रपति अपना अनुमोदन दे करके यानी स्वीकृति दे करके उस बिल को पास कर देते हैं, जिससे वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ये क्रिया किस में होती है? तो विधायिका में। क्लियर हो गया। अब इससे अलग जो तीसरा स्तंभ है वह है आपका न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका, यानी कि जुडिशियरी। ठीक है, न्यायपालिका। अब इसमें क्या होता है? तो न्यायपालिका में पब्लिक से रिलेटेड यानी पब्लिक के जितने भी मामले हैं, यानी अगर पब्लिक में किसी को भी न्याय चाहिए होता है, ठीक है, जस्टिस चाहिए होता है, तो वह कहाँ जाता है? वह कोर्ट जाता है, मामले को लेकर कोर्ट जाता है। कोई भी मामला अगर हो तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? तो कोर्ट में होती है। यानी इसके लिए क्या बना हुआ है? न्यायपालिका बना हुआ है। न्यायपालिका में जितने भी कोर्ट या लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक सब यह न्यायपालिका के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो यह तीसरा जो स्तंभ है यह भी बहुत जरूरी स्तंभ है, क्योंकि न्याय भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से विधि का निर्माण जरूरी है उसी तरीके से न्याय का मिलना भी बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए। अब यह मामले क्या होते हैं पब्लिक के? ठीक है, तो मामले जो होते हैं यानी मैटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जिस भी मामले पे अगर कोई कोर्ट जाता है तो वह 2 तरह से, पहले 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। क्या है? एक सिविल मैटर्स हो सकता है, दूसरा क्या होता है? क्रिमिनल मैटर्स। ठीक, क्रिमिनल मैटर्स। अब ये पूरा मिटा दें वरना सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिविल मैटर इतना थोड़ा हम आपको ओवरव्यू बस इसका क्लियर कर देना चाहते हैं, जिससे आपको अगर हम इंडियन पॉलिटी आगे पढ़ाते हैं तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना रह जाए और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो सिविल मैटर्स जो होते हैं वह मेनली जो होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात हो गई, इसमें यह समझिए एक तरीके से कि जितने भी डिस्प्यूट के मामले होते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट हो जाता है और जो भी विक्टिम है, कौन है? एक पक्ष विक्टिम होगा तो दूसरा पक्ष जो होगा वो एक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर इसने चार्ज लगाया होगा, जिससे इसे कंपनसेशन चाहिए होगा। ठीक है, जिससे इसको कंपनसेशन चाहिए होगा। किस बात का कंपनसेशन? क्यों है ये विक्टिम? मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, यानी इसके पास कोई बिल्डिंग थी, इसने रेंट पे वो बिल्डिंग दिया कि ये शॉपकीपर है और वहाँ पे वो अपना शॉप चला रहा है, लेकिन बहुत महीने गुजर गए, लेकिन इसने किसी भी प्रकार का रेंट जो है विक्टिम को नहीं दिया। वह रेंट इसको लेना है, प्लस इसकी जगह जो है
वह खाली नहीं कर रहा है। तो ऐसे कुछ मामले हैं। तो ये इस तरह के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं कहाँ होते हैं? सिविल में होते हैं, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि इसको कंपनसेशन दिया जाएगा और इसका जो उस पर अधिकार है बिल्डिंग पे, वह अधिकार वापस किया जाएगा और जो इसने कब्जा किया हुआ है इसके कब्जे को वहाँ से हटाया जाएगा। तो यह कोर्ट का दायित्व होगा, सिविल कोर्ट का। ठीक है, तो ये सिविल मामला एक हो गया। और भी कई मामले होते हैं, जैसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं? जैसे बिजनेस से रिलेटेड, ठीक, बिजनेस, कस्टमर से रिलेटेड। अब देखिए कई तरह के ऐसे मामले होते हैं जो कि सिविल मामले कहलाते हैं। सजा से पहले कंपनसेशन की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिविल में ही होती है। अब दूसरा जो हमने बताया आपको, क्रिमिनल मैटर। अब क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, ठीक, ए है ये। तो क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए हम बड़ा ही सिंपल एक वर्ड आपको बता देंगे, जैसा कि आप लोग उस वर्ड को जानते भी हैं। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, सीरियल्स वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें क्या आप ज़्यादातर वर्ड सुनते हैं? टीआरपी, कि इस सीरियल का टीआरपी ज़्यादा है, उस सीरियल का टीआरपी कम है। तो इस तरीके से क्या एक वर्ड सुना आपने? टीआरपी। तो हमने बस टीआरपी के आगे मेकर लिख दिया, लेकिन मेकर का स्पेलिंग आपका MEKER ना लिख के MKRR लिखा। क्या लिखा? MKRR, यानी टीआरपी मेकर। इसको ऐसे बोलिए, टीआरपी मेकर। इसी में सारे मामले आपके क्रिमिनल मैटर्स छिपे हुए हैं। कैसे? टी से हो गया आपका थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। थेफ्ट मतलब क्या हुआ? चोरी। ठीक, यह हो गया एक मामला, चोरी से रिलेटेड कोई मामला है। गंभीर मामले इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादातर गंभीर मामले होते हैं। और आर से रॉबरी होता है, रॉबरी। पी से प्लंडर होता है। रॉबरी का मतलब डकैती हो गई, ठीक। और पी से प्लंडर है, प्लंडर का मतलब क्या हो गया? लूट हो गया। एम से मर्डर है। देखिए सारे गंभीर मामले हैं। मर्डर मतलब हत्या हो गया, इतना हो गया। और अब क्या बचा है इसमें? KRR। तो के से आपका हो गया किडनैपिंग, राइट, मतलब क्या हुआ? दंगा। और आर से रेप। ये सारे गंभीर मामले हैं, ठीक। किडनैपिंग तो आप जान रहे हैं ना, अपहरण कहते हैं, अपहरण। और राइट को दंगा, राइट को दंगा, और रेप को बलात्कार। तो ये जितने भी आप मामले देख रहे हैं ये सारे गंभीर आरोप हैं, गंभीर मामले हैं। इसमें क्या होता है? दो पक्ष होते हैं। ये सारे मामले हमने को बता दिया कि कौन कौन मामला लेकर के कोई भी पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट जा सकता है। लेकिन इसमें जो एक प्रोसीजर होता है, इसमें डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाया जाता है। पहले FIR होता है और उसके बाद जो है एक पक्ष के द्वारा FIR होता है, दूसरे पक्ष को उसमें क्या बनाया जाता है? डिफेंडेंट बनाया जाता है। यह पक्षों के नाम है एक तरीके से। डिफेंड मतलब बचाव करना, उससे रिलेटेड हो गया डिफेंडेंट, ठीक। डिफेंडेंट, इसको हम प्रतिवादी कहते हैं, जिसके खिलाफ केस होता है। और केस करने वाला जो होता है वादी कहलाता है। केस करने वाला क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। उसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये वादी कहलाता है, वादी कहलाता है। ऐसे कई वर्ड हैं, प्रोसिक्यूटर है, इसको हम प्लेंटिफ भी कहते हैं, ठीक। या आप इसको एक और वर्ड कह सकते हैं प्लेंटिफ के अलावा, जैसे कि पिटीशन फाइल करने वाला है तो आप इसको कह सकते हैं पिटिशनर, पिटिशनर भी कह सकते हैं, ठीक। इसमें ये भी डिफेंडेंट एक तरीके से एक्यूज्ड है, लेकिन एक्यूज्ड मतलब डिफेंडेंट मतलब कि अभी आरोप लगा है, ठीक। आरोप लगा है इसके ऊपर, यह आरोपी जरूर है लेकिन यह अपराधी नहीं सिद्ध हुआ अभी, ठीक। यानी अगर दूसरे वर्ड में हम कहें तो मुलजिम जरूर हो गया है, मुलजिम जरूर हुआ लेकिन मुजरिम नहीं कहा जा सकता अभी इसको मुजरिम नहीं कहा जा सकता। डिफेंडेंट को ये डिफेंड कर सकता है, बचाव कर सकता है, लेकिन जब सारे सबूत इसके खिलाफ होंगे और बहुत से सबूत मिल चुके होंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही अपराधी है, यही जो है अपराधी है, तो उसको मुजरिम कहा जाएगा। मुजरिम का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल। इतना मिटा दें तो मुजरिम का मतलब क्या होता है? यानी कि अपराधी, इसका मतलब क्या हो गया? क्रिमिनल। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें आगे क्या देखेंगे? विधायकी मामले भी आपको हमने बता दिया कि विधि निर्माण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे संविधान में पहले से जो विधि लिखी गई है, जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं उससे संबंधित जितने मामले होते हैं विधायकी मामले कहलाते हैं। और उसी में संशोधन करके नए एक्ट बना दिए जाते हैं संशोधित। जैसे एक UAPA बिल 2019 में पारित हुआ, फिर
NIA विधेयक 2019 पारित हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करके है, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में आप जानते हैं, उसके लिए जो विधेयक 2019 आया वो भी पारित हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर पॉक्सो अधिनियम 2019 लागू हुआ और तलाक़ बिद्दत पर कानूनी रोक लगाई गई। और क्या चर्चा करेंगे हम, तो CAB, CAA, NRC और NPR के बारे में कि इनमें जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। न्यायिक मामले में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णायक फैसला था, जो कि 9 नवंबर 2019 को लिया गया। कब लिया गया? 9 नवंबर। 9 देख रहे हैं ना आप, दोनों में 9 आया है, 9 नवंबर, ठीक है। तो यह आपको एक ध्यान रखना है। और इसमें 2.77 एकड़ भूमि के लिए 3 पक्षों के बीच में विवाद था, जिसमें कोर्ट ने क्या किया, श्री राम लला विराजमान का अधिकार स्वीकार करते हुए मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को यह भूमि सौंपने का फैसला सुनाया, ठीक। और उस ट्रस्ट के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कुछ देर में। यह महत्वपूर्ण फैसला कुल 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद लिया गया है, यानी 1885 में, ठीक है, 1885 में सबसे पहले एक याचिका दायर किया गया था, ठीक है। उसके बाद से ले करके कई फैसले आए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए आए, फिर उसके बाद 2010 में हाई कोर्ट के जरिए भी फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक भी लगाया, वो सब हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद जाकर के यह निर्णायक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया वह 9 नवंबर 2019 को लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए, यह दूसरा पक्ष है सुन्नी वक्फ बोर्ड, और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी उचित स्थान पर 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और यह निर्देश जो है सरकार को दिया। तो सरकार को यह निर्देश मिला कि वो 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए मस्जिद निर्माण के लिए, ठीक है। अब देखिए 3 पक्षकार थे इसमें, कौन कौन? रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। और इसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई उस समय 2019 में मुख्य न्यायाधीश थे, और न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। और ट्रस्ट का जो गठन हुआ, जिस ट्रस्ट की बात अभी हम कर रहे थे, मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया गया, तो ट्रस्ट का गठन फरवरी 2020 में, और ट्रस्ट का नाम जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यह नाम है ट्रस्ट का। अगला पॉइंट देखें। इससे पूर्व इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को भी, कब? तो 8 मार्च 2019 को 3 मध्यस्थों का पैनल, जो कि मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाएंगे, तो 3 मध्यस्थों का पैनल बनाया। अब इन 3 मध्यस्थों के पैनल में कौन कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति इब्राहिम कलीफुल्ला, जो पूर्व न्यायमूर्ति रहे, और श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु, श्री राम पंचू वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है। और इससे बहुत पहले 2010 में हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में क्या सुनाया था कि विवादित भूमि जो थी उसको तीनों पक्षों को एक बराबर हिस्से में देने की बात कही थी हाई कोर्ट ने। और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दिया था, ठीक है, क्लियर हुआ। और 6 अगस्त से 16 अक्टूबर इसी साल, मतलब 2019 में ही, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने क्या किया, रोजाना सुनवाई की, और 16 अक्टूबर को जाकर फैसले को सुरक्षित रख लिया। तो ये क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। अब जितने भी चीज़ें हमने आपको इसके बारे में बताया है, इस टॉपिक के बारे में, वह सारी चीज़ें आप इस प्रश्न के जरिए इस टॉपिक में खुद ही ढूंढें और प्रश्न का उत्तर खुद बताएं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि विवाद में क्या फैसला लिया गया, हमने बता दिया आपको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थों का पैनल कब गठित किया गया? 8 मार्च 2019, 3 मध्यस्थों का पैनल। संविधान पीठ के 5 सदस्यों के नाम और 3 पक्षकारों के क्या नाम थे, तो यह भी मैंने बता दिया। मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट का नाम क्या है और उसका गठन कब हुआ। 5वां प्रश्न, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के ही प्रमुख स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितनी भूमि देने का आदेश दिया गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, इसमें न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित विधेयक है ये। हम अगर ध्यान से देखें अगर मूल संविधान को, तो उसमें न्यायपालिका के संबंध में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 1 to 4 यानी
आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक। अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका बताएं तो कोर्ट में जो लोग गलत होंगे वो अगर वो कोर्ट जाते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, 1 2 का 4, 1 2 का 4 यही ना करना चाहते हैं। तो ये 124 इससे आपको याद हो जाएगा 1 2 के 4 से। और 147 जो है, चूँकि आप देख रहे हैं 7 का दूना 14 होता ही है, ये सच है, ये सच है। जो दूसरा पक्ष जो सच बोलेगा उसके लिए 147, तो यानी कि आपको आर्टिकल ध्यान हो जाएगा। याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 124 से 147 ये होते हैं आर्टिकल न्यायपालिका के संबंध में उपबंध जो होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित क्यों आखिर संशोधन करना पड़ा, क्योंकि केसेस लगातार पेंडिंग होते गए। शुरू में भी केसेस जो है पेंडिंग रहते थे, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की संख्या जितनी थी उन पर ज़्यादा बर्डन पड़ता था। इसलिए जब शुरुआत में अगर देखा जाए मूल संविधान में तो केवल 8 संख्या थी मुख्य न्यायाधीश सहित जो है, ठीक। लेकिन बाद में जैसे जैसे केस पेंडिंग पड़ते गए उस केसेस को निपटाने के लिए तेज़ी से उनमें तेज़ी लाने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बार बार बढ़ोतरी करनी पड़ी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसीलिए न्यायाधीशों की संख्या वाला अधिनियम जो है उसमें संशोधन बार बार कई वर्षों में किया गया, सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, जिससे कि पेंडिंग केसेस को तेज़ी से निपटाया जा सके। जैसे सबसे पहले 1956 में 11, 1960 में फिर 14 कर दिया गया। यह सब जो संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित है, ठीक। 1977 में 18, 1986 में 26 हो गई संख्या, 2009 में 31 और 2019 में जाकर के यह संख्या 34 हो गई। अब इसको आप थोड़ा सा और समझें कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो लोकसभा में कब पारित किया गया, तो लोकसभा में 5 अगस्त को, राज्यसभा में 7 अगस्त को और राष्ट्रपति का जो अनुमोदन मिला 10 अगस्त को, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो सकती है। अगला पॉइंट देखें हम लोग, विधायकी मामले। अब हम लोग विधायकी मामले भी देख लें। जैसे यूएपीए बिल 2019 अगस्त में पारित। तो यूएपीए है क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए है। यह बिल आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल है ये, ठीक। गैर कानूनी गतिविधि निवारण विधेयक। इसमें है क्या, तो सबसे पहले यह जब लाया गया संशोधन के लिए 2019 में, तो यह लोकसभा में 24 जुलाई को, राज्यसभा में 2 अगस्त को और राष्ट्रपति द्वारा 8 अगस्त को इसे अनुमोदन प्राप्त हुआ इस बिल को, और 14 अगस्त से इस कानून को लागू कर दिया गया। क्या परिवर्तन आएगा, तो इससे एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसको कुछ असीमित अधिकार मिलेंगे। कौन कौन से असीमित अधिकार हैं वो भी हम लोग देख लें। जैसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को बिना सबूत उपलब्ध हुए, चाहे सबूत हो या ना हो, लेकिन अगर वह आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है तो केवल शक के आधार पर भी आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। फिर उन सभी संपत्तियों को जब्त कर कुर्की का भी अधिकार दिया गया जिनका उपयोग आतंकी गतिविधियों में होता है, और साथ साथ में किसी भी राज्य में जांच के लिए बिना पुलिस की अनुमति के प्रवेश का अधिकार है, ठीक है। ये सारे असीमित अधिकार एनआईए को इस बिल के जरिए प्राप्त हुए। अब अगला देखिए पॉइंट। अब विधायकी मामले में हम लोग दूसरा पॉइंट देखें। एनआईए संशोधन विधेयक 2019 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। तो ये अभी तक हमने एनआईए को असीमित अधिकार जो मिला, जो यूएपीए के जरिए आपने देखा था, यानी किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो। अब क्या है, एनआईए संशोधन विधेयक 2019 संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। अब इसमें एनआईए संशोधन विधेयक क्यों लाया गया, एनआईए के कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए लाया गया। एनआईए के कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए, ठीक है। एनआईए एक्ट में संशोधन किया गया। क्या था मतलब कार्य क्षेत्र पहले, तो पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी केवल देश के अंदर ही, देश के भीतर ही जो भी आपराधिक मामले, आतंकवादी मामले ऐसे होते थे तो उनको ही उनकी जांच किया करती थी, ठीक है। लेकिन इस बिल के आने के बाद अब वह अधिकृत हो गई है बाहर, देश के बाहर भी, दूसरे देश में भी जांच करने के लिए। जैसे एनआईए आतंकवाद संबंधित आपराधिक मामलों में केवल देश के अंदर ही जांच के लिए अधिकृत थी, लेकिन इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद एनआईए अब देश के बाहर भी, किसी दूसरे देश में भी उस देश की सहमति से आतंकी मामलों की जांच का अधिकार एनआईए को प्राप्त हो गया है।
क्यों ऐसा किया गया, क्यों विधेयक लाया गया? क्योंकि हाल ही में श्रीलंका में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भारतीय लोग भी मारे गए थे, उनमें मरने वालों में भारतीय भी शामिल थे, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी आतंकी हमलों में भारतीय नागरिक भी मारे जाते रहे। अब अगला प्रश्न क्या, अब अगला टॉपिक देखिए, पोक्सो अधिनियम 2012 का संशोधित अधिनियम 2019 लागू किया गया। ये है क्या? तो यह जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के संरक्षण के लिए। किस चीज़ से? तो फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, यानी कि यह जो होता है यौन अपराध कहलाता है। यौन अपराध, अपराध की श्रेणी में आता है। तो बहुत से ऐसे कृत्य थे जो इसमें अपराध की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन पॉक्सो अधिनियम में क्या किया गया, ये जो संशोधित अधिनियम बना उसमें अपराध की श्रेणी में लाए गए, और इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया गया। किसके लिए? तो बच्चों के संरक्षण के लिए यह संशोधन किया गया। तो यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह आप क्लियर हो रहा होगा। और साथ साथ में जितने भी प्रावधान थे पॉक्सो अधिनियम 2012 के, उसको कड़ा से कड़ा किया गया, उसमें सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा किया गया, और इस बार अगस्त 2019 से लागू होगा। इसमें क्या है? तो पहले जैसे लड़कियों के साथ या बच्चों या बालकों के साथ भी यौन शोषण जो होता था, उन्हें यौन शोषण से बचाने के साथ साथ दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक की कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान इस बार के संशोधित अधिनियम में किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, बच्चों को जल्दी बड़ा करने के लिए उन्हें हार्मोन या रसायन देना भी इस नए पारित कानून में यौन अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। देखिए, यह भी एक ऐसा कृत्य है, हार्मोन या रसायन देना, बच्चों को हार्मोन या रसायन देना। ठीक है, इसे भी यौन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया इसी संशोधित अधिनियम के जरिए। और यह संशोधन विधेयक जनवरी 2019 को संसद में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण, क्योंकि चुनाव पड़ गया, और चुनाव जब आता है लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक, राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा तो निरंतर चलता रहता है, ये तो आपको पता है, राज्यसभा निरंतर चलता रहता है। लेकिन चुनाव आने के बाद, जैसे जब चुनाव आया तो 16वीं लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। और फिर चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन हुआ। ठीक, 17वीं लोकसभा का, और फिर उसके बाद जो है, तब उसके बाद जो है यह विधेयक पुनः आया, और बीच में क्या हो गया? विधेयक लैप्स हो गया था। जब 16वीं लोकसभा भंग हुई तो यह विधेयक लैप्स हो गया था, और साथ साथ में जो पहले प्रावधान थे सजा के, उसको और कड़ा किए गए, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक का प्रावधान भी किया गया इस बार पोक्सो अधिनियम 2012 को संशोधित करके। ठीक है, अब अगला पॉइंट अब हम देखेंगे क्या है। अब आगे क्या टॉपिक है देखें। तो विधायकी मामले में तलाक़े बिद्दत पर कानूनी रोक, संसद में पारित हुआ विधेयक। ठीक है, तो तलाक़े बिद्दत की जो प्रथा चली आ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने, जो कि अलग अलग धर्म से थे, 22 अगस्त 2017 को ही 3-2 से इस प्रथा को असंवैधानिक करार दिया, और सरकार को इसके लिए कानून बनाने के लिए कहा, सरकार को कानून बनाने के लिए कहा। तो दूसरा पॉइंट देखें क्या है इसमें। तब से अब तक यह विधेयक 2 बार लोकसभा में पारित किया गया। कब कब? तो दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में। परंतु इस बार 2019 में इसे क्या कहा गया? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 यह कहा गया। क्या नाम रखा गया इसका? तो यह विधेयक क्या है? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, जो कि लोकसभा में 26 जुलाई को और राज्यसभा में 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को इस विधेयक को क्या किया? पारित करा लिया गया। इस विधेयक को पारित करा लिया गया, और 99 मत जो है पक्ष में पड़े और विरोध में 84, और फिर 31 जुलाई को राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी स्वीकृति के पश्चात यह कानून बन गया। यानी अब सरकार ने जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस हिसाब से सरकार ने उसके लिए कानून बना दिया। तो इस अधिनियम के
प्रमुख प्रावधान क्या क्या रहेंगे तो वो भी देख लीजिए। यह अब पहले यह सिविल अपराध में आता था, सिविल अपराध की श्रेणी में, जैसा हमने शुरू में आपको बताया था ना, लेकिन अब यह जो है आपराधिक मामलों की श्रेणी में आएगा। ठीक है। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी। इसमें शिकायत या तो स्वयं महिला कर सकती है या फिर उसके सगे संबंधी द्वारा शिकायत किया जा सकता है इसमें। और पीड़ित महिला का जो पक्ष है वह सुनने के बाद ही सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही जमानत देने का अधिकार होगा इसमें। और इस मामले में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर छोड़कर शेष भारत में यह लागू है। अब प्रश्नों की श्रेणी भी देख लें। विधायकी मामले में जितने भी आपको इसमें हमने टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक में ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, वो आप स्वयं ढूंढें। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या का जो संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के लिए किया गया, उसमें न्यायाधीशों की संख्या अब क्या होगी, एक प्रश्न ये हो गया। फिर यूएपीए अधिनियम क्या है, नए लागू यूएपीए अधिनियम के तहत एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए, यानी असीमित अधिकार कौन कौन से प्राप्त हुए। एनआईए एक्ट में 2019 में किए गए संशोधन से किस उद्देश्य की पूर्ति हुई, ये आपको पता है ना। उन्होंने बताया था कि जैसे बाहर विदेश में यानी कि अपने देश से बाहर भी वो जांच के लिए जा सकते हैं। फिर पॉक्सो अधिनियम क्या है, हमने बता दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, और क्या है वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। तलाक़ बिद्दत पर कानूनी रोक के लिए 2019 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ, तो इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, CAB, CAA, NRC और NPR। देखिए इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इसके बीच के जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो सारे कन्फ्यूजन हम दूर कर लें। इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इजी से इजी पॉइंट में से समझाया है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। CAB क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि संसद में दिसंबर 2019 में दोबारा लाया गया। ठीक है, और यह बिल जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के उन प्रताड़ित, शोषित यानी उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 तक, जिनका भाई शोषण हुआ और वह 31 दिसंबर 2014 तक जो है शोषण के चलते, किसके चलते, तो शोषण के चलते या उत्पीड़न के चलते भारत आ गए और यहाँ तब से ही शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। एक पॉइंट यह हो गया, आपको क्लियर हो रहा होगा बात। यह विधेयक सबसे पहले कब लाया गया, तो 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। ठीक, अब संयुक्त संसदीय समिति ने क्या किया कि 7 जनवरी 2019 में जाकर के अपनी रिपोर्ट दी और यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करा ली गई जनवरी में। लेकिन क्या हुआ, 16वीं लोकसभा भंग हो गई और राज्यसभा में पेश नहीं की जा सकी थी। क्यों, क्योंकि 16वीं लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, और इसीलिए इसे दोबारा दिसंबर 2019 में पेश किया गया। क्लियर हो गया, तो यह बिल था। अब आइए CAA के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अधिनियम है, जो कि जब यह बिल पेश किया गया दिसंबर में, तो लोकसभा द्वारा 9 से 10 दिसंबर को, क्यों ये 2 डेट लिखा है, क्योंकि 9 दिसंबर की देर रात में लोकसभा द्वारा इस विधेयक को क्या किया गया, पारित किया गया, और राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर को पारित किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर को, और फिर इस विधेयक को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसने क्या किया, इस विधेयक ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का रूप ले लिया। ठीक है, यानी ये एक्ट बन गया, यह बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला, यह बिल यानी मंजूरी मिली, यह बिल एक्ट बन गया। इस कानून के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 यानी नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसमें संशोधन किया गया। संशोधन के जरिए जो समुदायों, अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बताया गया है, इन 6 समुदायों, ठीक है, 6 समुदायों को भारत में रहने की जो अवधि है वो 11 वर्ष की जगह क्या की गई, 6 वर्ष कर दी गई। ठीक है, क्योंकि वह उत्पीड़न के कारण भारत में आए, शोषण के कारण भारत में आए और शरण लिए, इसलिए इनके पास पासपोर्ट, वीज़ा जैसे दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। इसमें यह भी एक जो है
प्रावधान किया गया। यह भी एक इनकी नागरिकता दिलाने के लिए, इनको नागरिकता दिलाने के लिए यह भी संशोधन किया गया कि यह दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। अब यह अधिनियम किस पे लागू होगा? तो 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों पर। कौन कौन है इनमें? तो इसमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय हैं। उन देशों में यह अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे समुदाय हैं, और वह उनके लिए ही जो है उदार प्रावधानों के तहत यह अधिनियम भारत की नागरिकता प्रदान करेगा। यह कानून भारत के किसी भी नागरिक या व्यक्ति से संबंधित नहीं है। भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या है? सीए का विरोध क्यों हुआ? तो सीए का विरोध 2 मुद्दों को लेकर के हुआ है। क्या? तो एक तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन। लोगों का यह कहना है कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है यह विधेयक। और क्या कहना है लोगों का कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने के लिए धर्म को आधार नहीं बनाया गया, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें धर्म को आधार नहीं बनाया गया था, और इसमें जो है धर्म को आधार बनाया गया। तो आइए इन दोनों मुद्दों को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। आर्टिकल 14 क्या देता है? तो आर्टिकल 14 जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, और यह कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है। अर्थात यानी कि सरकार जो है वो भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो यह आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, लेकिन यह भारतीय नागरिकों के लिए है, और यह जो अधिनियम बना है सीएए, यह भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता। अब हम दूसरे मुद्दे को भी समझ लेते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इसमें धर्म को आधार बनाया गया है। सीएए जो लाया गया है उसमें धर्म को आधार बनाया गया है। तो पॉइंट क्या कहता है? देखिए, इसमें जो है उत्पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित शब्द को आधार बनाया गया है। यानी जिसकी व्याख्या, इस शब्द की व्याख्या कैसे होगी? तो 3 देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संबंध में बताया जा रहा है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदायों से ही इन शब्द की क्या हो रही है? व्याख्या होती है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से जो कि शोषित हैं या प्रताड़ित हैं। ऐसे ही शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है कि यह अधिनियम भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगला है एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी जो है वह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे वैध नागरिकों का रिकॉर्ड होगा, वैध नागरिकों का। और इसकी शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई। कहाँ पे? असम में। एनआरसी को भारतीय नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह उनके लिए है जो भारत के नागरिक न होते हुए भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को पहचान कर वे जिस देश के हैं उस देश से संपर्क कर उन्हें वापस भेजना है। अभी यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। 1971 के दौरान, पता है ना 1971, तो उसके दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिए थे, और असम एनआरसी के तहत ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया जो 25 मार्च 1971, यह जो डेट बताया गया है उसके पहले से असम में रह रहे थे, उन्हें भारतीय नागरिक माना गया। अब असम एनआरसी की जो फाइनल लिस्ट जारी की गई वो 31 अगस्त 2019 को की गई, जिसमें 3,30,27,661 आवेदन हुए। अब इसमें से 3,11,21,004 लोगों को स्वीकृति मिली, और इस लिस्ट से 19,06,657 लोग बाहर रखे गए। अब एनपीआर भी समझ लेते हैं, यह क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह देश के सभी नागरिकों के जनसांख्यिकी विवरणों का डेटा है, और जनगणना आयोग के अनुसार एनपीआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। कैसा? व्यापक पहचान डेटाबेस व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। इसके लिए डेटा बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। देखिए, राष्ट्रीयता क्या है? व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माँ का नाम, पिता का नाम, मेल है या फीमेल, सिंगल है या मैरिड, पति का नाम, स्थायी आवासीय पता, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, वर्तमान पता पर रहने की अवधि क्या है, और सामान्य निवास का पता क्या है। घर के जो मुखिया हैं
और घर के जो मुखिया उनसे संबंध क्या है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 2011 के साथ यह डेटा जो आपको बताया जा रहा है एनपीआर का डेटा, वह 2010 में भी एकत्र किया गया था। अब सरकार ने जनगणना 2021 के साथ साथ एनपीआर को अपडेट करने का फैसला किया है। अपडेट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो यही कि केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं यानी केंद्रीय योजनाएं हैं और राज्य की जो योजनाएं हैं उसके लिए लाभार्थियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है इसको जानना। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को जानना है, और जिससे कि इससे क्या होगा, उचित लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इस पे जो प्रश्न है वो भी देख लें, इसके उत्तर आप स्वयं ढूंढें क्योंकि टॉपिक को बहुत ही ईजी पॉइंट में बता दिया गया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं ढूंढें। जैसे सीएबी और सीए में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। दूसरा, एनआरसी क्या है और इसे किस राज्य में लागू किया गया है। सीए का विरोध किन मुद्दों को लेकर हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किन देशों के शरणार्थियों के लिए बना, और जिन समुदायों पर सीए लागू होगा उन शरणार्थियों के भारत में रहने की अवधि कितने वर्ष कर दी गई। तो फिर आज करंट अफेयर्स का यह भी एक महत्वपूर्ण जो पार्ट था यह समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत से पॉइंट्स, बहुत से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आज के कंटेंट आपको समझ में आए हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट के जरिए हमें ये बताएं कि आप लोग को जो कंटेंट हम दे रहे हैं या समझा रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स जो है हमारे लिए कमेंट बॉक्स नहीं है बल्कि ये तो एक मोटिवेशनल बॉक्स है, जिसके ज़रिए आप लोग मिल करके हमें मोटिवेट करते हैं, और आपके मोटिवेशन से, आपके इंस्पायरेशन से ही हमें एक अलग एनर्जी मिलती है, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यह ऊर्जा हमारी बनी रहे, इसलिए आप लोग मोटिवेशनल बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हमें मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।